नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारे, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। सेकेंड ईयर के बच्चों के सेकंड पेपर का भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में आज हम पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, जैसे भारत का संवैधानिक विकास, भारत की प्रस्तावना, विशेषताएं, भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार, उस नीति निर्देशक तत्व, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, भारत की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका आदि के बारे में। बच्चों, भारत के संवैधानिक इतिहास की चर्चा करने से पहले एक बार मोटे तौर पर मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको बताती हूँ। उसके बाद हम भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। भारत की संविधान की प्रस्तावना यानी भारत की आत्मा। प्रस्तावना यानी प्रिम्बल का अभिप्राय होता है जिसके अंदर संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान में भी संविधान सभा के द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया उसकी एक प्रस्तावना बनाई गई और प्रस्तावना में भारत के संविधान में समाहित होने वाली चीज़ों को लिखा गया। भारत की संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक तत् द्वारा संविधान को अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। ये भारत की मूल संविधान की प्रस्तावना है। किंतु इस संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुछ संशोधन किए गए और कुछ संशोधन करके कुछ शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द हैं। प्रस्तावना के इन भावों को सर्वप्रथम पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाया गया। हम भारत के लोग, ये सबसे पहला शब्द है। हम भारत के लोग शब्द का तात्पर्य क्या है कि संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जो है वो जनता में निहित की गई है, अर्थात भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संविधान निर्माता जनता के प्रतिनिधि हैं और भारत का संविधान भारत की जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। दूसरा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पूर्ण रूप से भारत स्वतंत्र है, ना उस पर कोई आंतरिक सत्ता का हस्तक्षेप है और ना ही बाह्य सत्ता का। 26 जनवरी 1950 से भारत की अधिराज्य वाली स्थिति समाप्त हो गई है। अब भारत उपनिवेश नहीं रहा है। भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संधि समझौते करने के लिए भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तीसरा शब्द है समाजवाद। भारत में सर्वप्रथम संविधान निर्माताओं ने समाजवाद शब्द को नहीं जोड़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संविधान को किसी एक विशेष दर्शन के साथ जोड़ा जाए और विवाद का विषय बनाया जाए। किंतु 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा तत्कालिक शासक वर्ग के द्वारा ये सोचा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दी जानी चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा। चौथा शब्द है धर्मनिरपेक्षता। 1976 में धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, अर्थात राष्ट्र अपना कोई भी
धर्म घोषित नहीं करेगा। संविधान के समक्ष सभी धर्म समान हैं। उसके पश्चात है लोकतांत्रिक। भारत में शासन शक्ति को जनता में निहित किया गया है। शासन की शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है। जनता शासन में अपनी भागीदारी अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम से निभाती है। अगला शब्द है गणराज्य, अर्थात भारत का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा ना होकर भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि अर्थात राष्ट्रपति होगा। 16 मई 1949 को भारतीय संविधान सभा ने ये स्वीकार किया कि भारत राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का सदस्य बना रहेगा। इसकी सदस्यता को स्वीकार जब हमने किया तो ये प्रश्न उठाया गया कि भारत यदि राष्ट्रमंडल में शामिल होता है तो ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तो भारत ना तो प्रभुत्व संपन्न रहेगा और ना ही गणराज्य रहेगा। किंतु 10 मई 1949 को पंडित नेहरू ने ये घोषित किया कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता में कोई प्रतिबद्धताएं नहीं है, इसलिए हमारा जो प्रधान है देश का वो राष्ट्रपति रहेगा, जो कि निर्वाचित होगा अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। सामाजिक न्याय, समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए, अर्थात जाति, धर्म, वंश, लिंग, नस्ल, संपत्ति आदि के आधार पर किसी भी तरीके का व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात स्वतंत्रता के साथ समानता भी प्रदान की गई। दूसरा है आर्थिक न्याय, अर्थात ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा साधनहीन व्यक्तियों का शोषण नहीं किया जाए। उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो एवं आर्थिक संसाधनों का प्रयोग समाज के हित में किया जाए। राजनीतिक न्याय, अर्थात सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए। व्यक्ति को मताधिकार बिना किसी भेदभाव के संविधान के द्वारा निश्चित आयु के पश्चात देने का अधिकार होना चाहिए। राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता मौलिक अधिकारों की अवधारणा में बिना किसी भेदभाव के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान किए गए। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, जो इन अधिकारों की संरक्षक बनाई गई। विविधता में एकता की अवधारणा को आत्मसात करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों को क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद के ऊपर उठकर बंधुत्वता के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया और इस कारण हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था के उपरांत भी एकल नागरिकता को हमने अपनाया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है। धन्यवाद।